जी नाज़रीन, मेरे साथ आज एक बड़ी अहम शख्सियत हैं जिन्होंने फ्रेट फॉरवर्डिंग के अंदर भी बड़ी खिदमत अंजाम दी हैं और ये अब मेरे साथ कंपनी में जॉब भी कर चुके हैं और आजकल ये अपना कारोबार कर रहे हैं और उस्मान ज़फ़र एंड को में डायरेक्टर भी हैं। वो भी जो उस्मान साहब लाहौर में होते हैं वो भी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। उन्हीं के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं, तो ये एक बेहतरीन इंसान है और फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनीज़ में भी बड़ा अपना एक रोल अदा कर रहे हैं। आज हम इनसे सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आप कंपनी को रजिस्टर करवा सकते हैं एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप और एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये उन तमाम लोगों के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जो फ्रेट फॉरवर्डिंग का काम करना चाहते हैं और इसमें आगे ग्रो करना चाहते हैं। तो चलते हैं उमैर दानिश साहब की तरफ। बहुत शुक्रिया सोहेल साहब, आपने मुझे इनवाइट किया। और मेरा नाम उमैर दानिश है। मैं उस्मान ज़फ़र एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में काम कर रहा हूँ और मैं सोहेल साहब के साथ भी काम कर चुका हूँ तकरीबन 4 से 5 साल। इसके अलावा अभी ज़्यादा फ्रेट फॉरवर्डिंग सेक्टर में काफ़ी कंपनीज़ हैं जिनके हम ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, टैक्सेशन और एनुअल रिटर्न फाइलिंग और लीगल इश्यूज़ जो हैं हम लोग देख रहे हैं। तो उस्मान ज़फ़र एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लाहौर, इस्लामाबाद और कराची तीनों जगहों पे हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा उमैर साहब, ये बताएं जो छोटे पैमाने पे जो लोग काम कर रहे हैं वो किस तरीके से अपनी फर्म को रजिस्टर करवा सकते हैं एफबीआर के अंदर और कितना सरमाया उनको दरकार है? अच्छा सोहेल साहब, इसमें ऐसा है कि सबसे पहले तो अगर कोई बहुत ही बेसिक लेवल पे बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, बहुत ही छोटे लेवल पे, तो उसके लिए जो कॉन्सेप्ट है वो सोल प्रोप्राइटर का है। सोल प्रोप्राइटर मीन सिंगल बंदा, एक ही बंदा है और वो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास नहीं करनी, सिवाय एफबीआर के पास एक एनटीएन जो है वो बनाना है। उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर उस बंदे ने अपनी रिटर्न्स फाइल की हुई हैं एफबीआर में, तो फिर तो खैर बहुत ही ईजी है कि वो अपने आईआरएस के अकाउंट में लॉगिन होके वो एक, इसे हम लोग कहते हैं फॉर्म 182, फॉर्म 182 में जाके अपना बिज़नेस जिस नाम से वो शुरू करना चाहता है वो ऐड कर सकता है फॉर्म 182 में जाके। और वो अपना बिज़नेस ऐड करने के बाद उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिसमें साथ अटैच करना होता है उसको। अगर जहाँ वो बिज़नेस कर रहा है उसका या तो ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं या उसको जो है रेंट एग्रीमेंट अटैच करना होता है कि वो जिस जगह पे वो अपना बिज़नेस काम कर रहा है उस जगह की लोकेशन। साथ उसको उसके बिल्स भी अटैच करने होते हैं पिछले 2 महीने से 3 महीने के, जो कि उस जगह के बिल्स होते हैं, यूटिलिटी बिल्स जो हैं वो अटैच करने होते हैं। और तीसरा जो है वो एक फॉर्म 182 जो है उसका एक प्रिंट आउट होता है, वो अटैच करना होता है। तो ये एक 3 चीज़ें हैं, मगर उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि वो ऑलरेडी अपने रिटर्न फाइल कर रहा है। अगर वो बंदा अपने रिटर्न भी नहीं फाइल कर रहा तो सबसे पहले उसको आईआरएस पे अपनी रजिस्ट्रेशन करानी होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए इंशाल्लाह हम एक वीडियो बाद में बना लेंगे जिसमें पूरा इन डिटेल बताया जाएगा कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होती है। आईआरएस पे रजिस्ट्रेशन होगी। आईआरएस पे रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब उसका आईआरएस अकाउंट बन जाएगा तो फिर वो जाके फॉर्म 182 में जाके अपना बिज़नेस जो है ऐड करेगा। और बिज़नेस ऐड करने के बाद उसके बाद उसको अप्रूवल मिल जाती है कि जी आपका ये एनटीएन रजिस्टर हो गया है। उस एनटीएन के थ्रू वो बैंक अकाउंट भी ओपन हो जाएगा उसके नाम से जिस नाम से उसने बिज़नेस का एनटीएन रजिस्टर किया है। और उसके बाद उस बैंक अकाउंट पे वो ट्रांजैक्शन भी कर सकता है। बस सिर्फ ये होगा कि साल के आखिर में जब उसने अपने एनुअल रिटर्न्स सबमिट कराने हैं तो उस एनुअल रिटर्न में बिज़नेस इनकम जो आ रही होगी उसका सेपरेट पोर्शन जो है वो रिटर्न में होगा। मतलब कि सोल प्रोप्राइटर कंपनी नहीं है, वो सोल प्रोप्राइटर का रिटर्न एक ही रिटर्न जाता है जिसमें इंडिविजुअल का अपना रिटर्न भी है अगर वो सैलरी ले रहा है या उसकी प्रॉपर्टी इनकम है या उसका कैपिटल गेन है, और उसके साथ जो है वो बिज़नेस इनकम भी वो ऐड हो जाएगी, एक ही रिटर्न जाएगा और वो उसको उस पर लाइबिलिटी उसकी जो बनेगी वो उसको पे ऑफ कर अच्छा देंगे। ये बताएं कि ये इंडिविजुअल जो है वो खुद भी रजिस्टर करवा सकता है या इसको किसी फर्म से ही रजिस्टर करवाना देखिए, पड़ेगा? अगर देखा जाए तो एनटीएन रजिस्टर करना या आईआरएस पे रजिस्टर करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आजकल हर एक जो है इसको रजिस्टर कर सकता है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म या किसी कंसल्टेंट के पास आते हैं
तो उसको थोड़ा बहुत पे ऑफ करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा बेहतर ये है कि वो खुद रजिस्टर कर ले। हालांकि हमारा बिज़नेस जो है इससे कम हो रहा है, मगर ज़्यादा बेहतर यही है कि वो खुद रजिस्टर कर सकता है और इसके लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर वो उसको समझ में नहीं आ रही तो वो फिर ज़ाहिर है कंसल्टेंट की या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म की, बेसिकली हम लोग तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वो उनको जो है वो सर्विसेज ले सकता है। मगर चूंकि ये इतना आसान काम है खुद रजिस्टर करना और उसके बाद एनटीएन के ऐड करने के लिए सिर्फ एक चीज़ देखनी होती है कि वो किस कैटेगरी का बिज़नेस कर रहा है। उसमें बहुत सारे बिज़नेस आ रहे होते हैं, तो वो बिज़नेस का देखना होता है कि उसी बिज़नेस का उसको उसमें ऐड करना होता है एफबीआर में। ये एक थोड़ा सा मुश्किल काम है अगर कोई बिल्कुल ही नहीं जानता, वरना ये है कि बहुत आसान है, हर एक बंदा खुद ये रजिस्टर कर सकता है। अच्छा, ये बताएं, जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं शिपिंग एंड फ्रेट फॉरवर्डिंग बिजनेस के अंदर, उनके लिए क्या बेहतरीन है? क्या क्या वो सोल प्रोप्राइटरशिप पे काम करें या फिर वो प्राइवेट लिमिटेड फर्म की तरफ जाएं? देखिए सोहेल साहब, ऐसा है कि शिपिंग और फ्रेट फॉरवर्डिंग में सोल प्रोप्राइटर भी काम कर रहे हैं और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी काम कर रही हैं, दोनों काम कर रही हैं। सिर्फ ये देखना है कि वो किस लेवल का काम करना चाह रहा है। अगर वो बंदा बड़े लेवल पे काम करना चाह रहा है और बाद में वो चाहता है कि पाकिस्तान से बाहर भी उसके एजेंट्स वगैरह के साथ कम्युनिकेशन हो, पाकिस्तान के बाहर जो है उसके एजेंट्स हों जिनके साथ उसकी डीलिंग हो रही है, उसको पेमेंट जो है वो बाहर एजेंट्स को, आपको पता है कि रेमिटेंस ट्रांसफ़र करनी होती है, तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर ये है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ जाए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है शुरू में बनाने के लिए, मगर आगे जाके उसको बेनिफिट जो है वो ज़्यादा हो सकता है कि एक उसकी वर्थ भी होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। सोल प्रोप्राइटर की तो एक इंडिविजुअल है, अगर आप बाहर किसी के साथ डीलिंग करते हैं तो वो एक इंडिविजुअल के साथ डीलिंग करने से बेहतर है कि वो कंपनी के साथ डीलिंग करना पसंद करते हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ भी जा सकते हैं, और अगर एक बंदा है तो वो एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ जा सकता है। अच्छा, दोनों तरीके हो सकते हैं। इसमें जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अंदर क्या क्या मुश्किलात दरपेश होती हैं? क्योंकि बाज़ औक़ात लोग छोटे पैमाने पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो प्राइवेट लिमिटेड फर्म रजिस्टर करवा लेते हैं, बाद में उनको एफबीआर की तरफ से बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही होती हैं या उनको बड़ी नोटिसेस रिसीव हो रहे होते हैं। तो इसका किस तरीके से मतलब करना चाहिए? अगर ये बहुत बड़े पैमाने पे काम करें तब ये ज़रूरी है या फिर उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप में काम करें? इसमें ऐसा है सोहेल साहब कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर उसने रजिस्टर की है तो उसकी कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स तो उसको फुलफ़िल करनी है। जैसे साल में एक दफ़ा ऑडिट करवाना, कंपनी का रिटर्न फाइल करना, एसईसीपी में जो है फॉर्म ए, फॉर्म 29 जो स्टैट्यूटरी फॉर्म्स हैं वो सबमिट करना, ये तो ज़रूरी है। एक दफ़ा अगर किसी ने प्राइवेट लिमिटेड या एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड बना ली तो ये चीज़ें करना तो मैंडेटरी हैं, ये ज़रूरी हैं, उसको करना पड़ेगा ये। मगर ये है कि आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है। इसमें ज़ाहिर है थोड़ी सी उसको मुश्किलात भी हैं कि ज़ाहिर अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन रखने हैं। सोल प्रोप्राइटर में तो चूँकि वो एक अकेला बंदा है और उसने अकाउंट्स कहीं सबमिट भी नहीं कराने, तो इस वजह से उसके लिए इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। मगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रिक्वायरमेंट्स ज़रूर हैं, उसको रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल भी करना है। अब ये सिर्फ देखना है कि वो बिज़नेस ये डिसीजन उस बंदे का अपना है। ठीक है। अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड जैसा कि आपने बताया इसमें बड़े बेनिफिट्स हैं लोगों को और ये रजिस्टर करवाने से उनकी एक इंटरनेशनल लेवल पे भी पीआर अच्छी बन जाती है जैसा कि आपने बताया है। तो इसमें क्या प्रोसेस है कि किस तरीके से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर किया जाता है? ये क्या इंडिविजुअल खुद भी करवा सकता है या इसको आपसे ही रब्ता करना पड़ेगा कि आप ही के थ्रू करवाएं? इसमें सोहेल या साहब फिर ऐसा है, हाँ, या फिर किसी चार्टर्ड फर्म के थ्रू इसमें ऐसा है कि जो एसईसीपी में रजिस्ट्रेशन है, अगर कोई समझदार हो तो वो खुद भी कर सकता है, मगर ज़्यादा बेहतर ये है कि किसी कंसल्टेंट को हायर किया जाए, कि यहाँ कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म को हायर किया जाए। क्योंकि अगर कोई नया बंदा है तो उसको नहीं आइडिया होगा कि पेड अप कैपिटल हमने कितना रखना है, ऑथराइज कैपिटल क्या चीज़ होती है, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाने हैं, ये सारी चीज़ें बनानी है। जैसे मैंने सोल प्रोप्राइटर के लिए एनटीएन के लिए कहा था कि एक बंदा खुद कर सकता है, इसमें ये है कि ज़्यादा बेहतर ये है कि वो किसी को हायर करके वो काम करे, क्योंकि इसमें एक प्रोसेस नहीं है,
इसमें सबसे पहले तो ये होता है कि आप नाम के लिए अप्लाई करते हैं एससीसीपी में। आप नाम देते हैं, वो नाम अगर अवेलेबल होता है तो एससीसीपी आपके लिए वो नाम रिज़र्व कर देता है और आपको विद इन सर्टेन नंबर ऑफ डेज़ बाकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है। उसके बाद नाम की अप्रूवल आ जाती है तो आप बाकी फिर प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना है, उसकी आर्टिकल्स बनानी है, कितने उसके शेयर होल्डर्स हैं, हर शेयर होल्डर का कितनी शेयर होल्डिंग होगी, नंबर ऑफ़ शेयर्स उसके कितने होंगे, ऑथराइज कैपिटल कितना रखना है, पेड अप कैपिटल कितना रखना है, ये सारी चीज़ें इसमें देखनी होती हैं। तो ज़्यादा बेहतर तो ये है कि वो किसी कंसल्टेंट को हायर कर ले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बाद में कोई प्रॉब्लम होंगी, क्योंकि कंपनी फॉर्मेशन के बाद आपको शेयर सब्सक्रिप्शन सर्टिफिकेट भी जमा कराना होता है कुछ दिन के बाद, वो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ज़्यादा बेहतर है कि कंसल्टेंट को हायर कर ले कंपनी फॉर्मेशन के लिए। अच्छा, पहले तो ऐसा होता था कि आपने सारी चीज़ें जो हैं प्राइवेट लिमिटेड फर्म में आपको मैनुअली सबमिट करनी पड़ती थी, लेकिन अभी जैसा कि एससीसीपी ने रिसेंटली एक सर्विस लॉन्च की है जिसमें वो आप ऑनलाइन भी ये सारी चीज़ें सबमिट करवा सकते हैं। इसमें मैं भी समझता हूँ, क्योंकि मैं भी एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म रजिस्टर करवा रहा हूँ, तो ये इंडिविजुअल के लिए मैनेज करना बहुत सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं। तो इसके लिए बेहतर यही है कि किसी कंसल्टेंट से ही रब्ता किया जाए। आप उस्मान ज़फ़र एंड को से भी रब्ता कर सकते हैं, उमैर दानिश साहब हैं या उस्मान ज़फ़र साहब हैं। डिस्क्रिप्शन में इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं और इनसे रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। तो हम वापस अपने सवाल की तरफ आते हैं कि जैसे इसमें क्या फ़ायदा है अगर आप ऑनलाइन रजिस्टर करवाते हैं, उसमें कॉस्ट में भी कोई फ़र्क पड़ता है या वही कॉस्ट है जो मैनुअली रजिस्टर करवाने में? ये सुहेल साहब बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और मैनुअल दोनों तरह की रजिस्ट्रेशन हो सकती है, मगर कॉस्ट में फ़र्क डबल का है। अगर आप मैनुअल रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं वो ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं मैनुअल रजिस्ट्रेशन में। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो मैनुअल से सस्ता है, आपको कॉस्ट वाइज इफेक्टिव पड़ता है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तरफ ही जाना चाहिए, मैनुअल की तरफ अब तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मैनुअल रजिस्ट्रेशन करता है। अच्छा, उमैर दानिश साहब ने जो है वो पिफ़ा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो एक बेहतरीन इदारा है जो हमारे यंगस्टर्स को बड़ी अच्छी ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा है। इन्होंने भी हमारी कंपनी के थ्रू वहाँ पर 2017 के अंदर, मेरा ख्याल है कि 2017 के अंदर, जी 2017 के अंदर इन्होंने वहाँ से पिफ़ा का डिप्लोमा कोर्स किया था और माशाल्लाह उसके बाद ये इंडस्ट्री में छा गए हैं और बहुत सारी फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनीज़ का काम कर रहे हैं। मेरी ये राय है कि अगर आपने ऑडिट करवाना है या आपने रिटर्न्स वगैरह सबमिट करवाना है तो ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप मेरे रेफरेंस के थ्रू बात करेंगे तो ये आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देंगे, जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकता है। बिल्कुल सुहेल साहब, आपके रेफरेंस से अगर कोई आएगा तो हम उसको आपकी वजह से 5% नहीं, हम 10% डिस्काउंट अनाउंस कर देते हैं। बहुत शुक्रिया, 10% डिस्काउंट बहुत शुक्रिया। जो भी ऑडिट फीस है, जो भी रिटर्न फाइलिंग की है, जो भी सर्विसेज हैं, इस वक्त फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनीज़ हैं मेरे पास काफ़ी हैं। मैं उनको जो है रिटर्न फाइलिंग और उनकी ऑडिट और उनकी जो है लीगल कंसल्टेंसी या उनके जो टैक्स के इश्यूज़ हैं वो कर रहे हैं। तो आपके रेफरेंस से जो आएगा तो हम उसको 10% डिस्काउंट दे देंगे। बहुत शुक्रिया दानिश साहब आपका। नहीं, इसमें सोहेल साहब मैं ये कहूँगा कि मुझे फ्रेट फॉरवर्डिंग इंडस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा जो पहला शख्स है जो लेकर आया था वो आप ही थे। मैं जब फ्रेट फॉरवर्डिंग इंडस्ट्री में आया तो मुझे तो फ्रेट फॉरवर्डिंग इंडस्ट्री का कुछ आइडिया नहीं था। मेरा जो बैकग्राउंड है वो ऑडिट फर्म के साथ, मैंने अर्नस्ट एंड यंग के साथ आर्टिकल्स की हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंसी का बैकग्राउंड है, तो मुझे फ्रेट फॉरवर्डिंग इंडस्ट्री का नहीं पता था। मगर जब मैं आपके पास आया तो आप ही ने मुझे ये डिप्लोमा कोर्स भी करवाया, आप ही ने मुझे जो है फ्रेट फॉरवर्डर की जो नॉलेज होती है वो दी, इंडस्ट्री की नॉलेज दी, और उसके बाद जो है बाकी लोगों से मिलना शुरू हुआ तो काफ़ी फ्रेट फॉरवर्डर्स मेरे पास आए और अब मैं उनका काम कर रहा हूँ। तो आप क्या समझते हैं जो हमारा जो चैनल है इसमें लोगों को क्या क्या फ़ायदा हो सकता है? क्योंकि मैंने पर्सनल ट्रेनिंग्स भी बहुत ज़्यादा की हैं, आप जैसा आपने मेरे साथ काम भी किया है, तो मैंने बहुत सारे लोगों को पर्सनली बड़ा ट्रेंड किया है और वो आज बड़े
कामयाब लोग हैं और बड़ी अच्छी अच्छी पोजीशंस पर काम भी कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस इंडस्ट्रीज़ को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? सोहेल साहब, इस चैनल का इस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ कि मैं जिस फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी में जाता हूँ, मेरे मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में विज़िट होते हैं उनकी रिटर्न फाइलिंग के लिए, उनके बाकी मामला देखने के लिए। तो जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है वो ये ऑब्ज़र्व की है कि उनके जो एम्प्लॉइज़ हैं वो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, अपना जो उनको काम चाहिए वो उनको तो पता है, मगर बाकी फ्रेट फॉरवर्डिंग इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई जो है सेल्स में है तो उसको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती कि फ्रेट फॉरवर्डिंग की जो है बेसिक टर्मिनोलॉजी में क्या है। आप जो है बीएल जो बनाते हैं, बिल ऑफ लीडिंग, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, किस तरह आएंगी। वो जो सेल्स में उसका बेसिकली काम है बस सेल जनरेट करना, आगे उसको कुछ नहीं पता। वो डॉक्यूमेंटेशन वाले का काम है कि वो बाकी जो है ना वो डॉक्यूमेंटेशन करे। तो हालांकि एक बंदा फ्रेट फॉरवर्डिंग में है तो उसको तमाम चीज़ें पता होनी चाहिए। इसमें ये है कि उसको नॉलेज होनी चाहिए कि ब्रेक बल्क कार्गो क्या होती है। अच्छा, आप स्पेशली कोर्सेज़ करा रहे हैं एनबीओसीसी, वो क्या चीज़ है, स्पेशली लाइन जो है उसको हम क्या कहते हैं। तो जो शिपिंग इंडस्ट्री, फ्रेट फॉरवर्डिंग इंडस्ट्री है, उसको इस चैनल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि वो ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री के बारे में सीख सकता है। सिर्फ अभी एक बंदा अपनी फील्ड में स्टक होकर रह जाएगा अगर वो बाकी नॉलेज नहीं लेगा। तो ये बाकी चीज़ें नॉलेज लेके वो उसका एक हॉराइज़न भी ब्रॉड होगा और उसकी प्रमोशन के चांसेस भी काफ़ी होंगे। तो ये जो आप कोर्सेज़ करा रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह आपका प्लान है कि मुख्तलिफ जो है ना स्पेशली फ्रेट फॉरवर्डिंग से रिलेटेड कोर्सेज़ स्टार्ट करने, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा लोगों को। बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे तशरीफ़ लाने का। इंशाल्लाह ताला आपके साथ हम इन टच रहेंगे, क्योंकि आपसे मज़ीद भी हमारी ऑडियंस ने सीखना है कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप और एनटीएम किस तरह से रजिस्टर करवाना है। वो भी इदानी साहब जो हैं वो हमें वीडियोस वगैरह हमारे साथ बनवाएंगे और हम अपनी आपको टाइम टू टाइम जो है कंपनी से रिलेटेड कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, कहाँ कहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह ज़रूरी है, ये सब चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आपके पास आने वाली मालूमात पहुंचती रहें और आप शिपिंग के अंदर अपने आप को टॉप लेवल पर लेके जाएं। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया जी, खुदा हाफिज़।